तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पहले पेपर के मॉडल पेपर को, जो कि आपका होता है विषय शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये आपका 50 अंक का पेपर होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये मॉडल पेपर की जो PDF फाइल है वो आप बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ से और कैसी PDF फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिलने वाली है। इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि हम ऑलरेडी एक बार पेपर 1 से लेकर पेपर 8 तक सभी पेपर आपको सॉल्व करा दिए। इसी चैनल पर मॉडल पेपर आपको दे दिए, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, उसकी प्लेलिस्ट हमने आपको बनाकर दे दी है चैनल पर। तो सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर ऑलरेडी एक बार हम दे चुके हैं आपको, और ये दोबारा से आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जो मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पर, वो आप जाकर एक बार ज़रूर देख लें उन सभी क्लासेस को, ताकि अच्छे से आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके। इन मॉडल पेपर से निश्चित रूप से आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलने वाले। तो साथ चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है, किसका किया जाता है? पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, या फिर मूल्यांकन उपकरण का। तो प्रश्न संख्या 1 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। प्रश्न संख्या 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से शिक्षण नीतियों और युक्तियों का जो चयन है वो किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी। यहाँ पर आपको बताना है कि 1958 में, 1957 में, 1959 या फिर 1956। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। जबकि मापन की अगर बात करें, मापन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मापन जो है वो केवल मात्रात्मक होता है। यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, मापन कैसा होता है? केवल मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो आपका विद्यार्थी होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जो मूल्यांकन होता है वो किस में होता है? व्यवहारिक शोध में होता है, क्रियात्मक शोध में होता है, मौलिक शोध में होता है, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व के सभी पक्षों को जो मूल्यांकन है वो क्रियात्मक शोध में होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है, या फिर शांति शिक्षा का, या फिर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, या फिर केवल समप्राप्ति का। तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा जो आपका मूल्यांकन होता है वो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का होता है। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 भावात्मक पक्ष कहलाता है। भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं आपको बताना है। बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, या फिर बच्चों के संबंधों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भावात्मक पक्ष होता है उसमें बच्चों की रुचियों से संबंधित भी मूल्यांकन होता है, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित भी मूल्यांकन होता है, और बच्चों के संवेगों से संबंधित भी मूल्यांकन होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसके साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 है आपका, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का जो विवरण है उसे रखने हेतु यहाँ पर प्रयोग तैयार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, क्या उसे युग्म मूल्यांकन बोलते हैं, फिर अवलोकन बोलते हैं, समाज मिति बोलते हैं, फिर छात्र प्रोफाइल बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे छात्र प्रोफाइल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 9 है साक्षात्कार, प्रत्यक्षण, अवलोकन,
प्रश्नावली। तो प्रश्न संख्या 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। जो यहाँ पर क्रियात्मक शोध है इसके उपकरण के अंतर्गत जो प्रत्यक्षण है ये नहीं आता है, ये नहीं आता है प्रत्यक्षण। बाकी साक्षात्कार हो गया, अवलोकन हो गया, प्रश्नावली, ये सारे के सारे क्रियात्मक शोध के उपकरण के जो अंतर्गत हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग कौन सा है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग कौन सा? अधिगम अनुभव, स्मृति अनुभव, व्यवहारात्मक अनुभव, परिणात्मक अनुभव। तो शैक्षिक मूल्यांकन का जो अंग है वो है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव एक अंग है किसका? शैक्षिक मूल्यांकन का। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर है वो कहलाता है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परिकल्पना। किसी भी समस्या का यहाँ पर वो प्रस्तावित, पहले से जो प्रस्तावित उत्तर होता है एक्सपेक्टेड आंसर, वो परिकल्पना या उपकल्पना उसे हम कह देते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने स्क्रीन पर और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना होगा किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक है, किसने मौखिक पर जो वाइवा होता है ना, ठीक है, वाइवा वो मौखिक परीक्षा हुई आपकी, तो मौखिक परीक्षा को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? क्या महात्मा गांधी ने, क्या फ्रॉबेल ने, या फिर हरलॉक ने, या फिर सुकरात ने? तो इस सवाल का यहाँ पर आपको आपका राइट आंसर बताना होगा। तो प्रश्न संख्या 13 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकरात ने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, इसके साथ बढ़ रहे हैं पर अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आप नवाचार। ठीक है, परंपरागत तौर तरीके जो पहले से चले आ रहे हैं उनसे हटकर नए ढंग से कार्य करने को ही नवाचार कहते हैं। नवाचार की यहाँ पर एक डेफिनेशन भी आपको मिल चुकी है, तो नवाचार की डेफिनेशन परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम नवाचार कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 मूल्यांकन के उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना है। तो मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वो छात्रों की समस्या का ज्ञान करना, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। इसके साथ अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ से आती लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और प्रश्न संख्या 16 यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो PDF फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप इस PDF फाइल को, इस मॉडल पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 16 की ओर हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 आपका NCERT के अनुसार मूल्यांकन की जो है वो परिभाषा यहाँ पर आपको बताना है। तो NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए। ये यहाँ पर आपके मूल्यांकन की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों इस क्लास को शेयर जरूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका पहला प्रश्न पत्र है। इसके अलावा हम ऑलरेडी आपको क्लास पेपर 1 से लेकर पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इस तरह से पेपर 8 तक सारे मॉडल पेपर ऑलरेडी एक बार आपको दे दिए हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनाकर आपको दे दी है, तो उन क्लासेस उस मॉडल पेपर को जाकर भी एक बार ज़रूर आप देख लीजिए। बाकी ये दोबारा से आप लेकर आ चुके हैं और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक इसी तरह से मॉडल पेपर आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो अगला प्रश्न है विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो कर्लिंगर के अनुसार यहाँ बताया गया कि विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। ये विश्वसनीयता का यहाँ पर जो परिभाषा है वो बताई गई। प्रश्न संख्या 18 मांसपेशियों एवं आंगे के गतिविधियाँ मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा कौशलात्मक पक्ष से। किससे? कौशलात्मक पक्ष से। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 आपका, इसमें आपसे पूछा रहा है कि अवलोकन क्या है। अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना ही अवलोकन कहलाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। शोध की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं अनुभवजन्य होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट है पॉइंट 2, ये शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति के उत्पन्न किए पूरा किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 21 अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। परिकल्पना से आपका क्या आशय? परिकल्पना क्या है? तो शोध की विशिष्ट समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर है
उसे हम परिकल्पना कहते हैं। ये अभी आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये देखा होगा, किसी समस्या का या फिर शोध का प्रस्तावित उत्तर ही पहले से जो हम एक्सपेक्टेड आंसर गेस करते हैं उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो मूल्यांकन का जो भावात्मक पक्ष है उससे तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 23 है। शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे ये मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 आपका विश्वसनीयता किसे कहते हैं। तो विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आपका शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 आपका अगला प्रश्न, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसके अलावा जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 आपका मूल्यांकन से संबंधित विभिन्नताओं का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। प्रश्न संख्या 27 आपका मूल्यांकन की 2 विशेषताएं बताइए। तो मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? ये लगातार चलती रहती है। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गणितीय कौशल को संक्षेप में लिखिए। गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता और शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानने और उनमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोगों की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिनका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ होता है, उसे हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन में बालक के सभी पक्षों का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 आपका आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आकलित यानी कि समेटिव मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है और छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। तो इस तरह से दोस्तों आपके यहाँ तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके अलावा जो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। ये कैसे प्रश्न है? ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न को एक बार आपको पढ़ लेना है आसानी से, ठीक है, कहीं से भी देख लेना है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपकी आंसर की है, उत्तर कुंजी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की है तो यहाँ पर आपको ये मिल रही है। PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं मॉडल पेपर, उन सभी क्लासेस को एक बार जरूर अटेंड कर लीजिए। बाकी दोस्तों आप इस क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।